वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक और फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेटेड वेसल कंटेनिंग लिक्विड ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि किसी वेसल में आपका लिक्विड भरा हुआ है, आप उसको ले जाना चाहते हो, ले जाओगे तो वाटर का लेवल टेढ़ा लंगड़ा हो जाएगा। अगर तुम करना चाहते हो तो करके देखो, किसी गिलास से पानी भर दो और पानी से तेजी से इधर की ओर मूव करो, एक्सेलरेट करो। वेलोसिटी से काम नहीं चलेगा, कितना भी तेज चले, एक्सेलरेशन आना चाहिए। एक्सेलरेट करोगे तो वाटर लेवल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, सब पानी पीछे भाग आएगा। ठीक है, इधर पानी ज्यादा हो जाएगा, इधर पानी कम हो जाएगा, तो इस प्रकार का वाटर लेवल हो जाएगा। जैसे आप तुम लोग करके देखते हो, कोई टब वगैरह लेते हो और टब वगैरह में पानी डालते हो और पानी में दूध वगैरह कुछ रहता है। ठीक है, और इसमें स्ट्रॉ डालते हो और इसको तेजी से घुमाते हो। ठीक है, चम्मच लेके। ठीक है, चम्मच से घुमाओगे तो तुम्हें देखोगे कि जो लेवल है वो इस प्रकार से हो गया है। ये तो तुम करके देख सकते हो सब चीजें। ठीक है, इस प्रकार से हो गया है। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये क्यों होगा, कब होगा और कितना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी चीजों को समझने वाले हैं। यदि हम लोगों के साथ बने रहना है आपको। ठीक है, अगर इस चीजों को समझना है और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पहले जाकर उस वीडियो को देख के आइए। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था किस प्रकार से बाइंडिंग फोर्सेस काम करता है। ठीक है, अगर पानी और बर्फ का कोई मिक्सचर है, उसमें सारा का सारा बर्फ अगर पिघल गया तो यह वाटर लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, तो वाटर लेवल उसमें कांस्टेंट रहता है। यही हमने ये भी देखा था कि यदि कोई आइस के अंदर कोई लोहे का कील जमा हुआ है, ठीक है, और उसको किसी पानी पे हमने रख दिया है, पानी पे, पानी में वो तैर रहा है, फैला रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर पूरा पानी बर्फ पिघल जाएगा तब वाटर लेवल बढ़ेगा कि कमेगा, ये आपको बताना था। तो ऐसे कंडीशन में अगर उसमें थोड़ा सा नेल अगर चुभा हुआ है, नेल उसके अंदर फंसा हुआ है और वो पूरा का पूरा बर्फ पिघल जाता है तो वाटर लेवल और घट जाएगा। ये हम लोगों ने आपको बजाते न्यूमेरिकली प्रूव करके दिखाया था। आपने थ्योरेटिकली बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन हमने वहाँ पर न्यूमेरिकली करा कर दिखाया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे आग्रह है कि सबसे पहले जाकर उस वीडियो लेक्चर को जरूर से जरूर देखिए। चलिए इस वीडियो लेक्चर में आते हैं, किसने क्या देखना है और किस प्रकार से हमें देखना है। तो ये आपने क्लास 11 वगैरह में पढ़ा होगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे ले जाके पढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम कर करके चीजों को पढ़ते हैं, एक एक चीज को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आपके लिए एक इंक्लाइन प्लेन दिख रहा होगा आपको और एक गाड़ी पे एक वेसल रखा हुआ है जिसे पानी। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये किसी एंगल पे इंक्लाइन है, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, जब जरूरत रहेगा तो दिया जाएगा। ठीक है, कहता है इस पे एक गाड़ी पे हम ले जाके इस इंक्लाइन प्लेन पे पहाड़ पे चढ़ा रहे हैं पानी। ठीक है, ये वेसल में पानी रखा हुआ है। ठीक है, और इस वेसल में पानी रखा हुआ है, इसको हम ए एक्सेलरेशन से इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब ए तुम दियो तो हम कहेंगे ठीक है भाई, वो तो हम जानते हैं कंपोनेंट तोड़ना, तो सीधे सीधे कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमको कंपोनेंट ही बता दो किधर किधर है। तो हमने बता दिया कि ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में एक्स है, जितना रहेगा वो क्वेश्चन से हम ले लेंगे, और जेड डायरेक्शन में जो है वो ए जेड है। ठीक है, कंपोनेंट के लिए अब मैं अलग अलग डायरेक्शन में पूरा इक्वेशन लगाना चाहता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस वाला या फिर क्या क्या प्रेशर लग रहा है वो लगाना चाहते हैं। इसके लिए मैं इस जो टब है हमारा, जो वाटर का वेसल है, उस वेसल को लेना चाहता हूँ। इस वेसल पे एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल निकालना चाहते हैं इससे। ठीक है, और उस पार्टिकल पे हम सारा सिलेंड्रिकल पार्टिकल निकालना चाहते हैं और उस पे सारा इस डायरेक्शन में, पहले उसको जेड डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस और फोर्स एनालिसिस लगाएंगे। ठीक है, तो जहां से इसको हम जूम इन से जूम आउट करते हैं, ये जूम आउट तो है ही, जूम इन करते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये एक्स डायरेक्शन में मैं सारी चीजों को लगाना चाहता हूँ। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वही वाला वेसल है और इस वेसल से मैंने एक बहुत ही छोटा सा सिलेंड्रिकल पार्टिकल निकाला है इसको। ठीक है, ये जो है वो इस ओर जा रहा है एक एक्सेलरेशन से। ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो एक। इस पार्टिकल, ये सिलेंड्रिकल पार्टिकल, तो इस सिलेंड्रिकल पार्टिकल को हमने लिया है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल पार्टिकल के एक छोर कुछ और प्रेशर होगा, दूसरे छोर और कुछ प्रेशर होगा, बहुत छोटा सा चेंजेज है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये चेंजेज जो है वो बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, तो इधर हमने माना है कि प्रेशर जो है वो P है। ठीक है, तो फोर्स क्या लगेगा जी, जरा P इंटू ए फोर्स लगेगा। और थोड़ा सा डीएच डिस्टेंस और आगे बढ़ते हैं, डीएच डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ भी प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर का फोर्स होगा। मानते हैं कि इधर अगर प्रेशर P है तो इधर कुछ ना कुछ चेंजेस तो आया होगा, तो हम मान लेते हैं P में डीपी प्रेशर बढ़ गया है। बहुत थोड़ा सा चले इधर, वो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा होगा। ठीक है, घटा होगा तो घट जाएगा, माइनस वैल्यू आ जाएगा डीपी का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो P प्लस डीपी कर लिया इंटू एरिया कर लिया, इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, कहता है टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहता कोई दिक्कत नहीं, कर लो भाई टोटल फोर्स।
कहता है ये फोर्स और ये फोर्स हमने क्या किया, इस फोर्स में इस फोर्स को माइनस कर दिया। कहता है क्यों ही कर रहे हो ऐसा? कहता है भैया एक्सेलरेशन इधर ना है तो इधर वाला फोर्स बड़ा ना होगा, उधर वाला फोर्स को हम बड़ा कर दिए हैं, पी इंटू डी है, उसमें से घटाया है पी प्लस डी पी इंटू डी है। ठीक है, ये होगा मास, इसका इसका मास जो है वो बहुत छोटा सा है, और एक्सेलरेशन तो तुम्हें पता ही है कि एक एक्सेलरेशन है इसका, एक एक्सेलरेशन लेके जा रहा है। ठीक है, अब इसमें घटा हुआ करेंगे तो पी वाला ये पूरा पूरे टर्म से ये पी वाला टर्म कट जाएगा, इधर बचेगा डीपी इंटू डी, डीपी इंटू डी, दोनों दोनों बहुत छोटा टर्म। ठीक है, इधर है मास इंटू एक्सेलरेशन, तथा मास निकालिए सर, तथा मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करो। ठीक है, तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, कहता वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, तो कहता क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डीएक्स। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, सिलेंडर ना है, सिमेट्रिकल सिलेंडर हम ले रहे हैं कैलकुलेशन के आसान होने के लिए। कहता है क्रॉस सेक्शन एरिया हमने डी लिया है इंटू डीएक्स, तो यही वाला एक डी हर जगह ना है तो कट ना जाएगा, इसलिए हमने डी लिया, तो डी इंटू डीएक्स किया है, और रो से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम निकल के आया डी इंटू डीएक्स, इसको रो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे मास निकल के आया, और डी एक्स है ही। अब देखिए हर जगह जो है वो ये टर्म आपको हर जगह दिख रहा है डी ए, तो निपटा देते हैं उसको, और डीएक्स जो है उसको दूसरी तरफ लेके आते हैं, ये हो जाएगा डीपी डिवाइडेड बाय डीएक्स, और माइनस वाले को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो रो इंटू एक्स। ठीक है, यानी कि हमने क्या निकाल के लाया, हमने निकाल के लाया कि एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर है, जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आगे जाते हो वैसे वैसे प्रेशर आपका कमता है, माइनस का मतलब क्या है, कम रहा है, और कितने से कमता है जी, कहता रो इंटू एक्स है। यानी 1 मीटर अगर आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चले गए तो आपका प्रेशर जो है वो रो इंटू एक्स के बराबर कम जाएगा, फिर 1 मीटर जाओगे फिर इतना कमेगा। ठीक है, ये प्रेशर ग्रेडियंट है, और प्रेशर ग्रेडियंट का यही डेफिनेशन होता है कि यूनिट डिस्टेंस अगर चलोगे तो इसमें का प्रेशर में अंतर आ जाएगा, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया ये। ठीक है, तो हमने इस डायरेक्शन में सारा कैलकुलेशन कर लिया, इसी प्रकार से हम जेड डायरेक्शन में भी करेंगे। चलिए जेड डायरेक्शन में देखते हैं हम लोग, एकदम आसान सा है, जेड डायरेक्शन में देखेंगे। कहता है यही आपका वेसल्स है, ये वेसल में हमने फिर से एक सिलेंड्रिकल बहुत छोटा सा पार्टिकल लिया है, और इस बार हम लोग बस जेड डायरेक्शन देख रहे हैं तो जेड डायरेक्शन में ही देखेंगे। हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर एक दूसरे को इफेक्ट नहीं देते हैं, तो हम ए जेड एक्सेलरेशन हमने जेड डायरेक्शन में ले लिया है इस पार्टिकल का। तो पूरा पानी अगर जा रहा है तो पार्टिकल भी पानी का ऊपर ही जा रहा होगा, सिलेंड्रिकल पार्टिकल, तो सिलेंड्रिकल पार्टिकल हमने ले लिया। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्टिकल का जो लेंथ है वो डी जेड है। ठीक है, डी जेड इसका लेंथ है, इधर प्रेशर नीचे मारना है पी इंटू डी ए, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है, ये डीपी ये पी अलग है, ये पी अलग है। ठीक है, दोनों कंफ्यूज मत करना है। ठीक है, तो वो अलग है ये अलग है। ठीक है, अब हम ऊपर प्रेशर ले रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर गए तो थोड़ा सा प्रेशर बदला होगा, तो पी प्लस डीपी, ठीक है, इंटू डी हमने ये लिया। ठीक है, अब कहा कि फोर्स बैलेंस लगाते हैं सर, कहता है कि ये जो नेट फोर्स है ऊपर की ओर है। ठीक है भाई, नेट फोर्स ऊपर की ओर क्यों आएगा, कि ऊपर की ओर ना एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स भी ऊपर की ओर आएगा, तो P इंटू डी में से हमने घटा दिया ऊपर वाला प्रेशर जो कि है P प्लस डी के इंटू डी। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, तो एक और चीज लग रहा है इसमें आपका वेट भी लग रहा होगा। ठीक है, बात एक और फोर्स लगेगा ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन है ना, इसमें आपका इसका जो भी मास है डीएम इंटू जी, एक और फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो उसको भी घटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे की ओर है, और ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ जेड, इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, जेड के डायरेक्शन में होगा ये प्रेशर ना, ये एक्सेलरेशन ना, हमने इस प्रकार से इसको कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है जी, कहता अब हमको सोल्व करना है सर, जो भी सोल्व हो सकता है उसको आपको सोल्व करना है। कहता इससे तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा सर कट गया, तो बिल्कुल कट गया। ये डीएम वर्सेस को सर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो डीएम को कॉमन ले लेंगे तो ए जेड, ठीक है, ए जेड तो ये है, और जी फिर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो माइनस डीपी इंटू डी ए, जो ये वाला टर्म बच गया वो बच गया, इधर माइनस डीपी इंटू डी ए बच गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे भाई, तो डी ए दोनों तरफ निपट ही रहा है, और डीजेड जो बचा उसको दूसरी तरफ लेके आओ, तो डीपी डिवाइड बाय डीजेड है, और ये माइनस है उसको दूसरी तरफ लेके गए हैं, तो माइनस रो इंटू ए जेड प्लस जी, यानी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं तो प्रेशर दोनों में कम रहा था। ठीक है, चाहे आप एक्स डायरेक्शन में जाइए या फिर आप जेड डायरेक्शन में जाइए, अगर आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चलिएगा, जिधर जिधर किसका एक्सेलरेशन है, जिधर उस वेसल का एक्सेलरेशन है उसके डायरेक्शन में चलिएगा आप, तो आपका प्रेशर कमेगा, प्रेशर क्या होगा, कमेगा। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन ध्यान रहे, ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट है, ऊपर में जा रहा है। अगर ग्रेविटेशनल के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में था तो ये दोनों जो है वो जुड़ न जाएगा जी, ये दोनों जुड़ न जाएगा, तो ये भी आपको डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख लिया कि दोनों डायरेक्शन में हमने देख लिया कि प्रेशर किस प्रकार से वैरी करता है, पूरा इक्वेशन देख लिया। थोड़ा सा इसको और मैथमेटिकल बनाने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, ये हमने समझा। ठीक है, ये हमने समझा कि प्रेशर जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जा रहे हो प्रेशर अलग बदल रहा है। तो हमारा अगर तुमसे पूछ दे कि या यहाँ पे जो सरफेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो हम जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में यानी कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कम होगा और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। पता क्यों ऐसा बता रहे हैं सर आप? ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रेशर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ठीक है, एक से, जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेशर आपका लो होगा और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यानी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कमता है, ये अभी अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर कम है तो ऊपर से भी तो प्रेशर कम आना चाहिए रो जी एच से। तो यहाँ पे प्रेशर जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर प्रेशर ज्यादा है तो हाइट भी ज्यादा होना चाहिए, रो जी एच टू। ठीक है, ऊपर से भी तो प्रेशर निकालेंगे तो उतना ही आना चाहिए ना, नीचे से यहाँ से प्रेशर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो है ये वाला लेवल थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, ये वाला लेवल नीचा रहेगा, और इसी प्रकार से सिमेट्री है तो इस प्रकार से आपका लेवल बन के आएगा, इस प्रकार का लेवल रहेगा। ठीक है, ये हम इफेक्ट ऑफ एक्स डायरेक्शन के हम इफेक्ट को सिर्फ इंक्लूड कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन के इफेक्ट को हमने इंक्लूड नहीं किया। एक्स डायरेक्शन के एक्सेलरेशन के कारण आपका ये सरफेस कुछ इस प्रकार से हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और मैथमेटिकल चीजें समझे तो हमने क्या देखा जी, कहता हमारा जो प्रेशर था, हमने देखा कि प्रेशर जो हमारा निकाल के लाए हैं, ठीक है, वो एक्स का फंक्शन है, उसमें एक्स भी है। कहता है एक्स कैसे है सर? कहता है यहाँ पे अगर डी पी प्रेशर निकालने जाओ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो माइनस रो ए एक्स डीएक्स न है, इधर इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का फंक्शन आके आएगा। उसी प्रकार से अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी पी इक्वल टू क्या है जी? कहता माइनस रो ए जेड प्लस जी इंटू डीजेड न है, तो इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जेड का फंक्शन निकल के आएगा, तो प्रेशर जो है वो एक्स का फंक्शन है और जेड का भी फंक्शन है, हमने देखा। यानी अगर कंबाइन करें, भाई प्रेशर तो एक ही है ना, उसी को हमने देखा है ना, तो वो अगर प्रेशर को अगर कंबाइन करें तो एक्स और जेड दोनों का फंक्शन निकल के आता है। अगर दोनों का फंक्शन है तो भैया इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग, इसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट, इसको हम लोग पार्शियली थोड़ा डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं इस फंक्शन को, प्रेशर जो है वो एक्स का फंक्शन है और जेड का फंक्शन है। तो डीपी जो निकल के आएगा मैथ के अनुसार वो निकल के आएगा भैया कि इस प्रेशर को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो डी एक्स डेल एक्स से इंटू डी एक्स। ठीक है, पर इसी को आप डिफरेंशिएट करो जेड से और डेल जेड से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो कहता है इसका वैल्यू तो तुमने अभी अभी निकाला है और इसका वैल्यू भी अभी अभी तुमने निकाला है, इसका वैल्यू आप दोनों का वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू भी रख दिया और इसका वैल्यू भी रख दिया, दोनों का वैल्यू रख दिया। तो प्रेशर का बजाबते आपका इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में निकल के आ गया है कि अगर इस प्रकार का हरकत रहे तो प्रेशर जो होगा वो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये कहीं भी लगा सकते हो, बहुत ही जनरल फॉर्मूला मैंने निकाल के रख दिया। ठीक है, मैंने एकदम इंक्लाइन जो भी मैंने पॉसिबिलिटी थे वेरिएशन का वो सारा वेरिएशन देखिए आपको मैंने जनरल फॉर्मूला प्रेशर का निकाल कर दे दिया। और ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेशन आपको हर जगह करना पड़ेगा, हो सकता है सब्जेक्टिव वगैरह कहीं पूछ ले, यूपीएससी सिविल सर्विस, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम वगैरह में भी अगर देने जाओगे या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का मेंस लिखने जाओगे हो सकता है पूछ ले। ठीक है, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला में इसका भी पर्टिकुलर फॉर्म आपको इस्तेमाल में आता है। ठीक है, तो और क्या पर्टिकुलर होगा सर कि अब थोड़ा सा हम इसको आर्टिकल देखते हैं, क्या आर्टिकल देखना चाहते हो सर? ठीक है, पर तो थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं पहले कि हमने बताया सरफेस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर, लेकिन हमने ये भी बताया आपको, ठीक है, नहीं बताया तो जान लीजिए। ठीक है, कहता है इस सरफेस पे हर जगह प्रेशर सेम होगा। तो क्यों सेम होगा सर? अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वहां पे, एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के कारण ऐसा लेवल लेयर हो गया है, लेवल जो हो गया इस प्रकार से उठ गया है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह क्या होगा? सेम होगा सर। ये बिल्कुल सर, अगर हम सेम हाइट से नीचे आए, सेम हाइट से नीचे आए, तो सेम हाइट से नीचे होगा तो सेम हाइट से प्रेशर कमेगा, सेम अमाउंट से प्रेशर कमेगा, तो फिर से जो ये वाला लाइन आएगा जो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, फ्री सरफेस के पैरेलल है, उस सारे पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। मतलब प्रेशर सेम होगा का ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा कि नहीं? नीचे आए तो कुछ प्रेशर कम नहीं ना करेगा, लेकिन आपस में ये दोनों पॉइंट का प्रेशर तो सेम रहेगा। इसलिए हम इस लाइन जो कि इसके पैरेलल है उसको हम आइसो बार लाइन, ठीक है, कहते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, खैर अब हम लोग काम कर रहे हैं एक फ्री सरफेस पे। कहते हैं ये जो है फ्री सरफेस है, इस पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों पे जो है वो प्रेशर सेम। ठीक है, कहता प्रेशर क्यों सेम? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वहां पे, तो सेम है। ठीक है,
उसी प्रकार से Z1 हाइट से नीचे आ रहा है, यहाँ पे Z2 हाइट से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर अगर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, कोई बड़का चीज नहीं है। सेम अगर हाइट से नीचे आओगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर सेम ही रह जाएगा, ठीक है, सेम हाइट से। पर सेम हाइट से नीचे नहीं आओगे तो यह प्रेशर अलग अलग आपको दिख सकता है। तो हम क्या करते हैं, इससे आपका जो बड़ा सा इक्वेशन तुम जो बनाए हो यही हम लगाना चाहते हैं, ठीक है, इसको लगाते हैं थोड़ा सा। तो मैंने 2 पॉइंट लिया है, आपको दिख ही रहा होगा दोनों पॉइंट। हमने 2 पॉइंट लिया है और एक पॉइंट जो है उसका नाम रखा है 1 और दूसरा पॉइंट का नाम रखा है 2, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, और ये पॉइंट जो है वो हमारा एक लेवल है, ये वाला, ठीक है, ठीक है। ये लेवल जो है इसमें ये पॉइंट जो है वो x1 चल के हमने Z1 हाइट पे गए हैं, तब जाके ये पॉइंट मिला है। ये जो पॉइंट 2 है वो x2 चले हैं इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में हम लोग Z2 चले हैं, तब जाके ये वाला पॉइंट मिला है, ठीक है। तो उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, उसका वैल्यू हम डालेंगे नीचे, ठीक है। इस इक्वेशन जो आपका है बड़ा सा इक्वेशन, उसमें हम वैल्यू डालना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डीपी का फॉर्मूला ये वाला बड़ा सा निकाल के लाया था, ठीक है। और इसमें गिवन है कि P1 और P2 पर प्रेशर सेम है, यानी कि dt जो होगा वो 0 हो जाएगा। dt अगर 0 होगा तो एक टर्म को हम इधर लेके आते हैं, दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, इक्वल को दूसरी तरफ, तो बाकी रो तो कट ही जाएगा दोनों तरफ से। इसमें भी रो है और इसमें भी रो था, ठीक है। तो इसमें भी रो था, तो दोनों रो क्या हो जाएगा, कहता कट जाएगा सर, दोनों रो को हमने काट दिया, ठीक है। तो आपका x dx बचा है, यहाँ पे az प्लस g इंटू dz बचा है, ठीक है। तो उसको दूसरी तरफ एक को लेके जाते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब dz है उसको डिवाइड करते हैं हम ले जाकर dx से, तो ये हो जाता है dz डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू माइनस सिंबल है तो माइनस दूसरी तरफ ले जा सकते हो या फिर इधर भी छोड़ सकते हो, जिधर चाहे तुम्हारी इच्छा, ठीक है। ये हो जाता है a डिवाइडेड बाय az प्लस g। इसको अगर बनाते जाओगे थोड़ा सा बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने तुम्हें, ठीक है, एक क्या निकाल के दिया है, कहता है ये चीज निकाल के दिया है dz डिवाइडेड बाय dx, कहता है dz डिवाइडेड बाय dx मतलब क्या, कहता है dz आपका ये है और डिवाइडेड बाय dx आपका ये है, ठीक है। ये हमने आपको निकाल के दिया है आपको, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है इसका हमने स्लोप निकाल के दे दिया है, ठीक है। स्लोप की बात करें, ठीक है, तो अगर हम dz की बात करें तो dz मतलब क्या कहता है कि z1 माइनस z2, और dx का मतलब क्या कहता है x2 माइनस x1, और ये किसके बराबर है, कहता है x डिवाइडेड बाई az प्लस g के बराबर है, ठीक है। और ये कुछ और नहीं, ये स्लोप है यहाँ का, ठीक है। यानी कि अगर हम इस लाइन को अगर हम थीटा कहें, ठीक है, यही आपका z2 है, यही आपका z1 है, ठीक है। तो आपका अगर देखिए, ठीक है, कि अगर हम देखना शुरू करें इसको बढ़िया से, ठीक है, तो हमने क्या निकाला है जी, कहता है z2 माइनस z1 निकाला है, कहता है z2 माइनस z1 का मतलब क्या है सर, ठीक है, कहता है z2 माइनस z1 का मतलब है ये वाला z2 माइनस z1 माइनस z1 बनाना है, z1 माइनस z2 ये निकाला है, ठीक है। हमारा हमने ये वाला हाइट निकाल लिया है, ठीक है। और ये वाला हाइट कितना है, तो कहता है ये है आपका x2 माइनस x1, इन दोनों का रेशियो मतलब ये वाला एंगल तुमने थीटा निकाल दिया है, और ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर, थीटा सब बराबर है, यानी कि tan थीटा बराबर आपका निकल के आया a डिवाइडेड बाई az प्लस g। ये भी ऑब्जेक्टिव में बार बार आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में पूछा जाता रहा है, ठीक है, कि tan थीटा जो स्लोप बनेगा वो अगर इस प्रकार से एक्सेलरेट कर रहे हैं किसी वाटर वेसल को, तो वो जो स्लोप बनेगा, लेवल बनेगा, उसका एंगल कितना होगा, तो tan थीटा बराबर हो जाता है x डिवाइडेड बाई az प्लस g, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। चलिए आगे एक और कुछ चीजें और याद रखिए ताकि कैलकुलेशन वगैरह में आसानी हो। तथा कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम इस क्वेश्चन में काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम मतलब तथा यही पानी है, और ये पानी जो है अगर कुछ वाटर लेवल इधर जितना उठेगा दूसरे तरफ उतना ही वाटर लेवल नीचे जाएगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से। तथा देखिए इस प्रकार से है, मान लेते हैं यहाँ पे पानी उठा है इतना, तो उतना ही पानी नीचे यहाँ पे गया होगा, एकदम बीचे में ये वाला सेंटर वाला आएगा, और इधर जितना एक्स अगर उठा है इधर नीचे वाई गया है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से एक्स और वाई को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। अब इन सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ नया चीज, ये जानते हो तुम लोग, इसका सीधे सीधे इस्तेमाल करने की वजह मैंने यहाँ पे बता दिया ताकि आप क्वेश्चन आए तो वहां पे इसको लगा पाओ, ध्यान में है तुम्हारा। तो देखो तुम्हारे सामने एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं जरा। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम सफेद पेपर पर डिस्कस करते हैं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन बड़ा ही शानदार आया था जेई में, कहा था जेई ने आपका गेट का एग्जाम में, कहा था एक वाटर वेसल है हमारे पास,
क्या है? इसका सारा डायमेंशन दिया था कि इसका जो डायमेंशन है वो 4 मीटर ये है, ठीक है, और इसका जो हाइट है ना ये 10 मीटर है। 10 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, कहता पानी भरा हुआ है, कुछ भी भरा हुआ है भाई, पानी भरा हुआ है, ये हमको दिया गया है, ठीक है, और दिया गया कि पानी जो भरा हुआ है ना वो कितना दूर तक भरा हुआ है। कहता है ये जो भरा हुआ दिया था वो 6 मीटर तक दिया था, ये 6 मीटर तक भरा हुआ है, ठीक है। विड्थ भी दिया है, विड्थ का कोई हमको ऐसा विशेष जरूरत है नहीं यहाँ पे। विड्थ जो पीछे वाला है, हाइट इसके पीछे जो जा रहा है वो विड्थ हमको दिया गया है, ठीक है। कहता विड्थ दिया गया हमारा हमको कि विड्थ जो है वो 3 मीटर है, ठीक है। तो आपको डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है, डिटरमाइन, कहता एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एक्स मैक्स कहता किसके लिए, ताकि पानी थोड़ा सा भी बाहर ना चला जाए, ठीक है, ये कितना होगा, ठीक है, ताकि जो हो सो दैट कहता कोई भी पानी स्पिल आउट ना हो, कोई वॉल्यूम जो हो स्पिल आउट ना हो, वॉल्यूम कम ही नहीं, वॉल्यूम जो है स्पिल आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको निकालना है ए का वैल्यू, ए का एक्सेलरेशन कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ले जाए, तो जैसे मैक्सिमम एक्सेलरेशन करोगे वैसे तो ये ऊपर जाना शुरू करेगा, पानी ऊपर जाने से ऊपर से गिर ना जाए, ये हमको देखना है। तो एक्सेलरेशन बढ़ाना तो है पर इतना नहीं बढ़ा दीजिए कि पानी बाहर चला जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको करना है। चलिए करना शुरू करते हैं इसको। कहता कैसे होगा सर, ठीक है, आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा इसको अथी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ ढेर सारे कॉन्सेप्ट लग रहा है जो मैंने आपको आर्टिकल अभी बताया, कंट्रोल वॉल्यूम का, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का, वो भी लगेगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं, कहता है मैक्सिमम क्या हो सकता है सर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जितना इधर ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, क्या जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है, ठीक है, कि पहले से सर पहले से 6 तो है, ये है 4 और चला गया तो बह ही जाएगा पानी, तो 4 मैक्सिमम जा सकता है ऊपर से। अगर 4 जा सकता है तो ये भी नीचे कितना आया होगा, पता 4 ही आया होगा सर। पता 4 अगर नीचे आया तो नीचे बचा कितना, पता नीचे बचा है तो 2 मीटर बच गया आपका, ठीक है, क्योंकि 4 अगर ऊपर रह गया तो 2 मीटर नीचे बच गया है, ठीक है। तो अब हम लोग कर सकते हैं इसका थीटा निकाल सकते हैं। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो 4 ऊपर है, ठीक है, 4 ये है, ठीक है, और ये वाला तो 4 आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो tan थीटा हमारा तो निकल गया भैया, tan थीटा बराबर आ गया आपका, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, यानी कि 2 निकल के आ गया आपका tan थीटा। और अभी अभी हमने बताया है कि tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा जो होता है वो होता है ax प्लस az प्लस g। अब एजेड तो है नहीं, एजेड तो उसने क्वेश्चन में दिया ही नहीं, ठीक है, तो एजेड नहीं दिया तो एजेड को काट सकते हो आप लोग, ठीक है, एजेड की हमें जरूरत ही नहीं है, तो एजेड को हमने काट दिया, इसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। क्या बचा जी, कहता है ये बचा सर एक्स प्लस डिवाइडेड बाई जी, ये tan थीटा के बराबर बचा, और tan थीटा तो तुम अभी भी निकाल के लाए हो 2, तो 2 बराबर आपका है एक्स डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। अब यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, अगर एक्स से अगर जी का वैल्यू तो अगर 10 दिया हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना आ जाएगा, तब 20 मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अगर तुम इस प्रकार से नहीं करोगे तो इतना फास्ट तुम क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि भैया ये 4 ही ऊपर जा सकता है क्योंकि पहले से ही 6 है, ठीक है, तो बाकी 4 ही बचा हुआ है, तो मैक्सिमम 4 ही जा सकता है। अगर 4 जाएगा तो नीचे कितना आएगा, 4 ही से नीचे आएगा, ठीक है। अगर इधर जितना से उठेगा उतना नीचे भी इधर उतना ही से ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम को कंजर्व रहना है। ये मैंने अभी भी कॉन्सेप्ट आपको दिया है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक खत्म होने के कगार पे है, तो कुछ डिफरेंट शेप, ये फाइनल चीजें दिया गया है डिफरेंट शेप, और उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है ताकि आपको क्वेश्चन निकालने में आसानी हो, ठीक है। कहता है इस प्रकार का शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका कहाँ पे एच बार होगा, ठीक है, सेंटर कहाँ होगा, और इसका आई जी एक्सिस कहाँ होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो एक्सिस है, ठीक है, उससे होगा जाने वाला जो एक्स एक्सिस है उसके अबाउट इसका आई कितना होगा, ये सब सारी चीजें दे रखा है, ठीक है। ये सब पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, और ताकि इसका इस्तेमाल करिएगा। ये हमारा पार्ट नहीं है फ्लूइड का, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ पे जरूरत आता है तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी है आपके सामने, तो उस क्वेश्चन को भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा और सॉल्यूशन देखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा तो सॉल्यूशन गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन जिसका मैंने नोट्स से कॉपी किया है उसके जहाँ जो सॉल्यूशन उसने दिया है वही सॉल्यूशन है इसमें, तो वो गलती सलती हो सकता है। तो एक क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन ये है, दोनों क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन है आपका और ये क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। यही चीज आपको दूसरा क्वेश्चन में भी करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी करना है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा जो जोहर राइट किया हुआ उसको नहीं लेना है, क्योंकि पढ़ाने के दौरान जो बच्चे ने किया है वो सब चीजें इसमें उसी को नोट्स को कॉपी किया गया है, तो ये सब चीजें इसमें आ गया है। ठीक है, तो इतना ही चीजें था। ये जो फ्लूइड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ते ही जा रहे थे, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, वो इतना ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स हम लोग लाइव देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, ये पूरा सीरीज अच्छा लग रहा है, तो भैया अधिक से अधिक को शेयर करने की कोशिश करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। अगर ये काम वाले बच्चों तक पहुंचेगा तो मेरा मेहनत थोड़ा सा सफल होगा, पढ़ाने में थोड़ा सा आनंद आएगा कि भैया मेरा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है। मेरा यही उद्देश्य है कि जो इतना महंगा महंगा फी है, 60,000, 70,000, 80,000 जो फी है कोचिंग का, वो आपका बचे, फ्री में आपको चीजें मिल जाए। किसी प्रकार का ऐड मेरे चैनल पर नहीं आता है, मेरे वीडियो पर आता है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि वीडियो लेक्चर में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लास में थोड़ा सा आप अट्रैक्शन टीचर से कर पाते हो तो आपको आसानी होती है समझने में। ठीक है, उसके साथ लिंक कर पाते हो, वो आपके साथ लिंक होकर पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे समय कम लगेगा, आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें को, हर चीज का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो ये भी अपना एडवांटेज है इसका। ठीक है, और मुझे तो लगता है कि वीडियो लेक्चर ज्यादा बेहतर होता है। बस आप अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन कर पाओ। ठीक है, आलस ना करो, क्योंकि वहां तुमको देख नहीं रहा तो हो सकता है पसर जाओ, हो जाओ। तुम लोग करते नहीं उतना मेहनत, वरना ये सबसे बेहतर तरीका है पढ़ने का। ठीक है, पैसा भी बचेगा और सब कुछ तुम सीख पढ़ सकते हो यहीं से। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।